वही माओवाद और वही स्टालिन के विचारधारा के लोग हैं। तो जो स्टालिन के विचारधारा पे जो ये काम करते हैं तो ऑफकोर्स इनको सपोर्ट भी वहीं से आता है। एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जैसे इनके पूर्वजों ने चाइना में किया। कुछ दिन बाद इनका समय खत्म होगा पूरी तरह से। क्या आज जो ये लोग किए हैं इसके लिए भी कंप्लेन हुई है। नमस्ते, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पीछे आप गेट देख रहे हैं, JNU जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जिसका विवादों से पुराना और बड़ा गहरा नाता रहा है। अभी हाल ही में यहाँ के जो लेफ्ट छात्र हैं वो ढपली बजाकर एक स्लोगन गाते हैं और गाना गाते हैं, यानी कि टुकड़े टुकड़े गैंग की जो धारणा थी उसी को लेकर वो कह रहे हैं कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी इसी JNU की धरती पे। तो मेरे फ्रेम में ये कुछ छात्र और छात्राएं हैं। एक ही छात्रा है वैसे तो, लेकिन JNU में पढ़ते हैं और इनकी यूनिवर्सिटी में जब ऐसी हरकतें होती हैं, देश विरोधी हरकतें बोल लीजिए या कैंपस विरोधी हरकतें बोल लीजिए, तो इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इन हरकतों से देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ। शुरुआत आपसे करूँगा। मैडम, क्या नाम? मेरा नाम अनुपमा है। अनुपमा जी। आप ऐसी हरकतें देखते हो, बर्दाश्त कैसे करते हो जब देश विरोधी हरकतें होती हैं? देखिए, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। ऑनेस्टली अगर हम लोग बर्दाश्त कर रहे होते तो हम लोग यहाँ पे नहीं होते। हम लोग इसके खिलाफ कंप्लेन, जो अभी आपको पता होगा कि सुबह कंप्लेन भी करवाई गई है। जहाँ तक बात है इन लोगों का, तो इन लोगों का पर्दाफाश करने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और इनको यहाँ से ख़त्म करने में एक बहुत अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आपको पता होगा कि पूरे जो नक्सल मुक्त भारत का जो एक अभियान लिया गया है, संकल्प लिया गया है, तो ये लोग पूरे भारत से ख़त्म हो रहे हैं। और ये लोग JNU में भी बहुत ही कम, मतलब कि पहले जिस प्रकार से आप यूनियन में भी देखेंगे कि पिछले वर्ष हम लोग जीते थे और इस बार भी हम बहुत कम मार्जिन से नहीं जीते हैं, तो हम उसको जो है फिलअप करने का बहुत कोशिश कर ही रहे हैं। बाकी आप विभिन्न यूनिवर्सिटी में देखेंगे किस प्रकार से SCU में या फिर पटना यूनिवर्सिटी में या फिर अदर यूनिवर्सिटी में इन लोगों की हार हुई है। बहुत जल्द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी ये लोग खत्म हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जो हिस्टोरिकली जो हमारे सीनियर कार्यकर्ता रहे उन्होंने यहाँ पे काम किया है और अभी हम लोग भी लेफ्टिस्टों को भगाने में काम कर रहे हैं। खत्म नहीं होंगे, हार जाएंगे। हारने का मतलब ये नहीं कि वो मानसिकता खत्म हो जाएगी। मैं इस पे ये बोलना चाहूँगी कि जो इनकी मानसिकता है, ये मानसिकता आती कहाँ से है? खत्म होने की जब हम बात करते हैं ना, तो जिस प्रकार से पहले ज़्यादा प्रोफेसर्स की संख्या थी, ज़्यादा नॉन टेक स्टाफ की संख्या थी और ज़्यादा स्टूडेंट की संख्या थी जो लेफ्ट के विचारधारा के लोग थे, तो वो जब नए स्टूडेंट आते थे तो उनको मैनिपुलेट ज़्यादा कर पाते थे। अब इनकी संख्या कम है तो वे न्यू स्टूडेंट को कम मैनिपुलेट कर पाते हैं। अगर आप क्रोनोलॉजी पे ध्यान दीजिएगा तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जहाँ पे ये लोग ना के बराबर बचेंगे, इनकी मानसिकता ना के बराबर बचेगी। तो ये केवल हारेंगे नहीं, जब ये हारना प्रारंभ करेंगे तो ये केवल हारेंगे नहीं बल्कि धीरे धीरे इनकी मानसिकता के लोग कम हो जाएंगे, तो फिर ये कम लोगों को मैनिपुलेट कर पाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब इनकी तरह की जो मानसिकता है, और भारत में बहुत अच्छे लोग भी हैं, जैसे कि अगर आके बुरे लोग मैनिपुलेट करते हैं तो जो अच्छे लोग हैं वो अपना भी, तो जैसे कि अगर हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, तो जो मेरे जूनियर्स आते हैं हम उनको एक अच्छा एट्रीब्यूट पास करते हैं। तो जब अच्छे लोग ज़्यादा होंगे, जब राइट विंग के लोग या फिर वो लोग जो देश के हित में बोलते हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा अगर आगे बढ़ती है, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग अपने आने वाले लोगों को वो राष्ट्रवाद की विचारधारा प्रस्यूट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो आने वाला जनरेशन होता है वो भी राष्ट्रवादी होता है और ऐसे लेफ्टिस्टों का और ऐसे वामपंथी विचारधाराओं का खात्मा होता है। नहीं, बड़ा मुश्किल काम है वैसे ही विचारधारा बदलना, लेकिन कहते हैं कि किसी चीज़ को खत्म करना है तो किस जड़ों पर वार कर दीजिए। ये जो मानसिकता है, इन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? बार बार 2016 से हम लगातार ये नारे सुनते आ रहे हैं, देश विरोधी नारे, टुकड़े टुकड़े गैंग इनको नाम दे दिया गया है। देखिए, एक्शन तो लिया जा ही रहा है, पूरे भारत में एक्शन लिया जा रहा है। जहाँ तक आप JNU की बात करेंगे, क्योंकि इनको बचाने वाले लोग भी तो हैं, जैसे कि जिस तरीके से इनकी जो बचाने वाले लोग कौन है? बचाने वाले लोग कौन है आपको पता होगा। अभी जैसे चिकन ने जो सरजल इमाम था वो भी JNU का स्टूडेंट था एंड ही सेड कि हम 7 सिस्टर्स को अलग करने की भारत से बात करते हैं। अभी वही सेम चीज़ें बांग्लादेश से वही बात सामने आ रही है। तो इनकी जो जैसे कि चाइना, ये लोग किसके विचारधारा की, ये वही माओवाद और वही स्टालिन के विचारधारा के लोग हैं। तो जो स्टालिन के विचारधारा पे जो ये काम करते हैं तो ऑफकोर्स इनको सपोर्ट भी वहीं से आता है। किस प्रकार से अभी जो एक मेयर है USA का, उन्होंने इनके उमर खालिद के समर्थन में, तो यही वो लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे प्रोफेसर्स भी है, कुछ जो लेफ्ट के विचारधारा के प्रोफेसर्स हैं जिनके छत्र छाया में ये लोग यहाँ पे पल बढ़ रहे हैं और इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी स्टूडेंट है सर जी? ये क्या वाक्य हुआ, क्या अब कल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया कि ये जो दिल्ली दंगे के 2 दंगाई थे उनके बेल की अपील को खारिज कर दिया गया, तो उसके ऊपर जो है कि न्यायालय की जो न्यायालय का निर्णय था उसकी अवहेलना करते हुए कल ये लोग अपना एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए। और इसी क्रम में जो है RSS और BJP तेरी कब्र खुदेगी, RSS तेरी कब्र खुदेगी, ABVP तेरी कब्र खुदेगी,
तो ये एक मतलब एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे इनके पूर्वजों ने चाइना में किया, रसिया में जो रेड गार्ड्स ने किया, चाइना में जो थियानमेन चौराहा पे जो लाखों छात्रों की हत्याएं कर दी गई, तो उस तरह से ये मास किलिंग करवाना चाहते हैं। इस तरह से ये लोग इसीलिए नारे लगा रहे थे यहाँ पे। तो हिम्मत कहाँ से मिलती है, वही तो मेरा सवाल है। इस यूनिवर्स हाँ पूरा इकोसिस्टम है, पूरा देश विदेश से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि विदेशी सांसदों ने यहाँ पे जुडिशियरी पे दबाव डाला, मेयर जो है इनको चिट्ठियाँ लिखते हैं। तो पूरा एक इकोसिस्टम है जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है और इसको तोड़ना चाहता है। तो इकोसिस्टम सिर्फ इन्हीं लोगों का थोड़ी ना है। अब दिल्ली में बात करें, बीजेपी की सरकार है, एबीपी की भी काफ़ी ताकत जो वो बढ़ गई है। क्यों इसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? तभी तो जो है कि इनको बेल नहीं प्राप्त हुआ, नहीं तो ये लोग अभी बाहर छूट जाते हैं। और भी अलग अलग तरह के, कोई चिकन ने काटने की बात करता, कोई कुछ और काटने की बात करता, जो भारत को खंड खंड करने की बात करता। यही उमर खालिद है जो CPIM, जिसको UAPA के तहत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया, उसका जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है DSU, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन, उसका वो सदस्य रहा है। तो इस तरह की इन लोगों की मानसिकता है। और दूसरा, ये जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो एक डेडलाइन दी है कि 31 मार्च 2026 को नक्सल मुक्त भारत होगा, तो जिस तरह से इनका ये कमांडर माडवी हिडमा मारा जाता है तो इंडिया गेट पर जाकर के प्रोटेस्ट करते हैं, वही एक तरह से एक रेप्लिका था यहाँ पर जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने की तो मेरे ख्याल से सबको आज़ादी है। नहीं, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी, प्रोटेस्ट में तुम कितने हिडमा मारोगे हम उतने हिडमा लाएंगे, नारा लगाने की तुम कितने अफजल मारोगे हम उतने अफजल लाएंगे। ये छेड़खानी भी तो प्रशासन करता है ना उनके लोगों के साथ में। क्या छेड़खानी? प्रशासन का वो अलग विषय, वो प्रशासन से पूछिए। यहाँ पे जो है कि देश विरोधी यदि गतिविधियाँ करते हैं, देश विरोधी नारे लगाते हैं, तो हम उसके हमेशा खिलाफ हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमेशा से, चाहे 2016 में इन्होंने नारे लगाए हों या चाहे बीच में जब भी ये लोग देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे विरोध किया है और इनका पर्दाफाश किया है, देश के सामने लेकर के आए हैं कि किस विचार के लोग हैं, किस मानसिकता के लोग हैं। क्या नाम मैडम? मनीषा। आप पढ़ती हैं यहाँ पे? जी। क्या लगता है क्यों ऐसे नारे बार बार इस यूनिवर्सिटी में लगते हैं? देखिए, जैसे आप अभी पूछ भी रहे थे कि अभी ये ख़त्म क्यों नहीं हुआ है, तो जैसे 2016 में जितना था उसके मुकाबले तो अभी काफ़ी कम हुआ है। और ये मतलब की वजह किसको मानती हैं आप जो कम हुआ है? वो हमारे कार्यकर्ता जो ABVP के कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत है, और जो पहले पूर्व में रहे हैं, और सबकी मिली जुली मेहनत है ये सब। तो एक तरीके से कोई लाइन ड्रॉ कर दी गई है, उसको छोटा करना है तो एक और बड़ी लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, मिटा नहीं सकते उस वो वाला हिसाब है। लेकिन वो लाइन है, अभी भी कम हो गया है लेकिन है। ये है कि मतलब लाइन का तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन ये है कि जैसे अब जैसे यूनिवर्सिटी में है, स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के लिए 3 साल के लिए आते हैं, तो वही स्टूडेंट्स नहीं रहते। अब नए स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके पहले यहाँ पे क्या होता था, नए स्टूडेंट्स आते हैं तो उनकी विचारधारा एकदम से बदल जाती थी, एकदम से उनके दिमाग में भरा जाता था कि JNU का मतलब है ये लेफ्टिस्ट विचारधारा, और उनका मतलब जो दिमाग है वो परिवर्तित कर दिया जाता था। तो अभी आप लोगों से भी, बीजेपी वालों से भी आ रहा है कि माइंड वॉश कर दिया जाता है। माइंड वॉश करना कोई आसान थोड़ी ना है, कोई प्रूफ, कोई चीज़ तो वो दिखाते होंगे ना उन लोगों को कि माइंड वॉश कैसे किया जाता है। उस पर काम क्यों नहीं करते हैं आप लोग? मैं आपसे अगर पूछूं, देखिए, ये जो आप माइंड वॉश का कह रहे हैं ना, कि आप सही कह रहे हैं, माइंड वॉश करना बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर कोई स्टूडेंट आया है, ठीक है, कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन में यहाँ आया है, ठीक है, अब जो सीनियर्स उसके वहाँ पे हैं, जो उसको गाइड करते हैं या फिर हमेशा उसके साथ हॉस्टल्स में रहते हैं या फिर जो उसको यहाँ तक कि जो PhD स्कॉलर्स होते हैं वो पढ़ाते भी हैं, जो यहाँ पे लेफ्टिस्ट प्रोफेसर है, अगर कोई विषय है जैसे सोशियोलॉजी का कोई विषय है, हिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट है, तो हिस्ट्री जो है वो हमारे हिस्टोरियंस के द्वारा जाना जाता है, कहते हैं ना। तो वैसे ही अगर कोई सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, उस सब्जेक्ट का हमेशा 2 पर्सपेक्टिव होता है। आप किस पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, ये जो स्टूडेंट वहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहा होता है, जो सीनियर्स उसे बता रहा होता है, उसके हाथों में होता है। और जो आप प्रूफ दिखाने की बात करते हैं, यहाँ पे किस बात, आप मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी इंसान क्या प्रूफ कर सकता है, मतलब ऐसा क्या प्रूफ हो सकता है कि आपको एंटी नेशनल गतिविधि करने पर या फिर आपको भारत को तोड़ा जाए, इस प्रकार के स्टेटमेंट देने पे मजबूर? एग्जाम्पल जैसे जातिवाद को लेकर वो माइंड वॉश कर सकते हैं, बड़ा आसान है कि इस देश में जातिवाद है, ब्राह्मणवाद है, 2 नारे उनके मुख्य होते हैं कि ब्राह्मणवाद और जातिवाद को हम खत्म करना चाहते हैं। और ब्राह्मणवाद पर जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं हमें ब्राह्मणों से प्रॉब्लम नहीं है, ये जो व्यवस्था है उसको हम ब्राह्मणवाद बोलते हैं। देखिए, ये
कौन यहाँ पे आप मुझे बताइए ऐसा कौन बैठा हुआ है? अगर ब्राह्मणवादी होता तो ये कॉन्स्टिट्यूशन फिर किस लिए होता? मुझे बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में सबको बराबर का जब अधिकार दिया गया है, अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन पे हर व्यक्ति को इक्वल मानने की बात करते हैं, आप मुझे बताइए, ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवाद या फिर जातिवाद, मुझे बताइए यहाँ पे कौन बैठ के कास्टिसिज्म कर रहा है? कौन है जो यहाँ पे ब्राह्मणवाद कर रहा है? आप और हम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलते हैं, पूरा भारत कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलता है, तो कौन यहाँ पे बैठ के ब्राह्मणवाद कर रहा है? ये लोग केवल और केवल एक बस इन्होंने क्या किया है ना कि एक अपना प्री स्ट्रक्चर बना लिया है और उस स्ट्रक्चर में वो सबको बुला के बस मैनिपुलेट करते रहते हैं। इनका काम बस मैनिपुलेट करना है। स्टूडेंट आते हैं और जिसके साथ अगर आप किसी के साथ पूरा दिन रहिएगा, मान लीजिए समवन इज माय रूममेट और वो कोई सीनियर मेरा रूममेट है, अब पूरे दिन वो अगर मुझे वो एक ही बात दोहराता रहेगा, उसी चीज़ पे माइंड सेट पे चलाते रहेगा। मैं अभी यहाँ पे आई हूँ ग्रेजुएशन में, अभी फर्स्ट ईयर में आई हूँ और मैं जो सीख रही हूँ, अगर मैं बार बार उसी चीज़ को सीखूंगी, मेरे प्रोफेसर मुझे वही पढ़ाएंगे, मेरे सीनियर मुझे वही एडवाइस करेंगे, तो ऑफकोर्स उसमें कहीं ना कहीं मैं उस तरह से सोचने लग जाती हूँ। आपके ताल्लुकात नहीं बने कभी उन विचारधारा से? आपका माइंड वॉश करने की कोशिश नहीं की गई? देखिए, मेरा माइंड वॉश कर, यहाँ पे क्या होता है कि सबका एक होता है कि सबका माइंड वॉश करने का कोशिश किया जाता है। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूँ और साइंसेस में ऐसे थोड़ा कम होता है, क्योंकि साइंसेस में क्या होता है कि एवरीथिंग इज फैक्ट एंड डेटा, यू कैन नॉट मैनिपुलेट समवन ऑन स्टेटमेंट, ठीक है? तो मुझे लगता है इसीलिए साइंसेस में आपको पता होगा कि साइंसेस में इनकी बहुत खराब स्थिति भी है। साइंसेस में दे आर नॉट स्टैंडिंग। जो लेफ्ट है वो साइंस, ज़्यादातर वो सोशल साइंसेस में ही है, जहाँ पे वो फैक्ट और डेटा पे कम और बाकी स्टेटमेंट पर और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वहीं पे उनकी संख्या ज़्यादा है। क्योंकि साइंसेस में जब मैं आई थी तो मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा लोगों से मिली नहीं। जब बाद में 1-2 साल के बाद जब मैंने एक्सप्लोर किया है, देन आई गॉट टू नो अबाउट देम। अच्छा, जैसे इन्होंने बोला कि काफ़ी हद तक ये मानसिकता ख़त्म हो चुकी है, कम हो चुकी है, उसका रीज़न क्या मानते हैं? एबीवीपी की शक्ति बढ़ना या उनकी फंडिंग रुक जाना? देखिए, दोनों ही रीजन है कहीं ना कहीं। उनकी फंडिंग पहले, जैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी फंडिंग रुकी है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है कि उनको कितना फंडिंग आता था, पर मैं इतना जरूर चाहती हूँ कि अगर कोई मेयर इस तरह की एंटी गतिविधि वाले लोगों के लिए लेटर लिख रहा है, दैट मीन्स कि उनको कुछ ना कुछ कनेक्शन तो बाहर से है एंड दे आर गेटिंग फंडिंग अभी भी। और जहाँ तक बात है एबीवीपी के आगे बढ़ने का, तो यहाँ पे हिस्टोरिकली हमारे सीनियर्स ने बहुत काम किया है, हम लोग भी बहुत काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्या होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए 2015-16 में ही नारे लगाए गए थे, उस समय भी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे उन्होंने कंप्लेन किया। फिर 5 जनवरी 2020 पे जो इन्होंने हंगामा किया था, उसके लिए भी एबीवीपी के कार्यकर्ता ने कंप्लेन किया। आज जो ये लोग किए हैं, इसके लिए भी कंप्लेन हुई है और ये दिखाता है कि हमारी जो मेहनत है, जो ये भी कुछ गतिविधि जो एंटी गतिविधि करते हैं, हम लोग हमेशा उसके लिए रिटेलिएशन करते हैं, हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं उनका विरोध करने के लिए, विरोध जताने के लिए कंप्लेन करते हैं। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं मिलके एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। उसके साथ साथ जो राष्ट्रवादी विचारधारा जो लोगों में है वो भी अब बढ़ रही है। जैसे कि मैंने कहा कि जो लेफ्ट के लोग, अगर लेफ्ट के लोग नए स्टूडेंट को आके मैनिपुलेट करते हैं उनको, तो फिर जो राइट विंग के लोग हैं वो उन्हें समझाते भी हैं कि एंटी की भारत, जिस भारत में हम रहते हैं, ये भारत देश हम सबका बराबर है। इसमें एंटी गतिविधि के लोग जो इसका तोड़ने की बात करते हैं, वो पूरे भारत को तोड़ने की बात करते हैं, यहाँ की ह्यूमैनिटी को, यहाँ के सोशल हार्मोनी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये हम उन्हें समझाते भी हैं। तो जो अच्छे स्टूडेंट है, जो समझ पाते हैं, तो वो दोनों तरफ से होता है, तो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। क्या नाम? कृष्णकांत द्विवेदी। क्या लगता है, मतलब जो जेएनयू की जो विचारधारा थी, हम जो देखते आ रहे हैं, उमर खालिद और शजील की वजह से फिर से गुब्बार फूट गया उनका? जेएनयू की पहली बात कोई विचारधारा नहीं है। जेएनयू एक इंस्टीट्यूशन है जो कि जाना जाता है पढ़ाई लिखाई के लिए। यहाँ से आईएएस निकलते हैं, यहाँ से ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं, यहाँ से मिनिस्टर्स निकलते हैं। लेकिन हाँ, कुछ परसेंट एलिमेंट्स हैं जो पूरे जेएनयू की छवि खराब करते हैं। वो हर बार मुहावरा भी कि एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एकदम। तो उस मछली को कब निकाल के फेंकेंगे? मछली को निकाल के फेंकने की पूरी तैयारी हो गई है। पूरी तरह से हम लोग लगे हुए हैं। हमारे डिस्कोर्सेस हों या हमारी जो संगठन है वो सिविल सोसाइटी की तरह जो एक्ट कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें, गतिविधियों में इनकी कमी आई हैं और हम लोग जीतेंगे। हम लोग इनसे पूरी तरह से जीतेंगे। उम्मीद है आपको कि जीत जाएंगे? जी, उम्मीद नहीं, मैं ये, क्योंकि कोई भी चीज़ दब सकती है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती है। जी, तो वही मैं इनको कहता हूँ कि जैसे दिया होता है, दिया जब फड़फड़ाता है तो ये बुझने से पहले फड़फड़ाने की जो वो है ना, वही दिख रही है। तो कुछ दिन बाद इनका समय ख़त्म होगा पूरी तरह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ थे। जेएनयू यूनिवर्सिटी, ये साइड में अगर देखेंगे तो बोर्ड भी आपको नज़र आ जाएगा, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का बोर्ड है और ये मेन गेट है। और इस यूनिवर्सिटी में नारे लगे थे बीती रात कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी इसी जेएनयू की धरती पर। बात फिर से वही आती है कि शर्जील हो या शर्जील इमाम हो या फिर उमर खालिद हो,
ऐसे लोग जो किसी दंगे में लिप्त पाए जाते हैं उनके समर्थन में लोग उतरते ही क्यों हैं? ये सीधा सीधा देश विरोधी गतिविधि, देश विरोध में बातें होती हैं। बहरहाल अगर कोई कर भी रहा है माइंड वॉश के तहत किसी के तहत, तो उस पर जांच होनी बहुत ज़रूरी है। और जो नारे लगे हैं इन पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। बाकी स्टूडेंट्स की राय हमने ली, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।